नमस्ते, मेरा नाम प्रेरित है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 1857 के रिवोल्ट के बाद, विद्रोह के बाद, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसके हिसाब से जो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटके ब्रिटिश राज में चला गया था। और लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस वक्त गवर्नर जनरल थे 1858 के टाइम पर, वो अब वॉइसरॉय बन गए थे। तो लॉर्ड कैनिंग हुए भारत के पहले वॉइसरॉय। उधर जो यंगस्टर्स थे, स्पेशली जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो काफ़ी जागरूक होने लगे थे। उनको ये पता चलने लग गया था कि अंग्रेज़ हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसका क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और वो आवाज़ उठाने लगे थे, ये नहीं कि सिर्फ चुपचाप बैठ के बस देख रहे हैं जो हो रहा है। पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बनने लगी थी, राजनीतिक संघ। हालांकि आखिर में तो जाके कांग्रेस बनी जिसने सारे भारत को बांधा, लेकिन जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं जिन्होंने कांग्रेस के बनने की नींव रखी थी, वो हैं पुणे सार्वजनिक सभा, जिसके फाउंडर थे एम जी रानडे, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, मद्रास महाजन सभा रामा स्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायबजी और के टी तलंग। उधर दूसरी तरफ अंग्रेज एक के बाद एक तानाशाही डिक्टेटोरियल कानून निकालने लगे थे। आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दी थी, और फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में, जिसके सूत्रधार लॉर्ड लाइटन थे, उसके हिसाब से भारतीय अखबारों पर पाबंदी लग गई थी। कुछ सालों बाद हालांकि लॉर्ड रिपन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया, निरस्त किया। एक प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील बिल भी आया था, इल्बर्ट बिल। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसका ही विरोध हो गया। तो भारतीयों को ये समझ में आ गया था कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों के साथ दोहरी नीति ही अपनाएंगे, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से चलेंगे। ब्रिटेन में वो डेमोक्रेटिक वेज में काम करते थे, लोगों के पास राइट्स थे, अधिकार थे, और इंडिया में बिल्कुल कोई राइट नहीं था। एकदम डिक्टेटोरियल वे में सरकार चल रही थी, जो उसका पूरा शासन है वो चल रहा था। तो 72 डेलीगेट्स मिले और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी। पहले प्रेसिडेंट बने WC बनर्जी, और इस पार्टी में लगभग हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आए थे, पर जो सीनियर लोग थे वो ज़्यादातर बॉम्बे और कलकत्ता से ही थे। कुछ लोग ब्रिटेन से भी आए थे, जैसे दादा भाई नारोजी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके थे। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। उन्होंने किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश रूल, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है। तो वो ये कहना चाहते थे कि क्योंकि वो मेंबर थे पार्लियामेंट के ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में लोगों के पास अधिकार थे, राइट्स थे, और इंडिया में बिल्कुल राइट्स नहीं थे, और ब्रिटेन ही दोनों जगह रूल कर रहा था। तो वो ये कहना चाहते थे कि ये जो इंडिया में शासन करने का तरीका है, इट इज़ अनब्रिटिश। जो ब्रिटिश की खुद की फिलॉसफी है उसके बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत। अगर आप चाहते हैं कि जो आने वाले वीडियोस हैं जो आगे मैं बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, तो आप इस चैनल को, हमारे गुड जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक चीज़ ये मेरे को पहले नहीं मालूम थी कि सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं आती है। आपको एक बेल जैसा आइकॉन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। कांग्रेस का जो शुरू में कुछ सालों तक जो तरीका था वो बहुत ही विनम्रता से, एकदम शांति से ब्रिटेन के साथ बातचीत करना, उनको समझाने की कोशिश करना कि भाई हमारे भी राइट्स हैं, हमारी भी बात सुनो, इस तरह का तरीका रहता था। और थोड़ा बहुत वो दबाव बनाने की भी कोशिश करते थे पार्लियामेंट पे कि लोग, जो भारतीय लोग हैं, उनकी भी सुनवाई हो, जो भी एक्ट्स निकले हैं, रूल्स निकले। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। 1905 में वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, विभाजन कर दिया। कांग्रेस के तब के स्टैंड, तब के रुख को लेकर कुछ लोग नाखुश हुए और स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया, जिसमें कोशिश की गई कि भारतीयों के खुद के बिजनेस हो, खुद के स्कूल्स हों, अपनी भाषाओं का यूज़ हो, और अंग्रेजी चीज़ों का और इंस्टीट्यूशंस का, संस्थानों का बॉयकॉट किया जाए, बहिष्कार किया जाए। इस आंदोलन के लीडर्स थे अरबिंदो घोष और लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। अरबिंदो घोष एक फिलोसफर थे। उन्होंने एक एपिक पोएम, काव्य लिखा था जिसका नाम था सावित्री, और उनके मैग्नस ओपस को कहा जाता है द लाइफ डिवाइन। मैग्नस ओपस मतलब जो एक ऐसी बुक जिसमें मेजर जो उस व्यक्ति ने काम किया है वो उसमें इंक्लूडेड हो,
रेलवे एग्ज़ाम के लिए जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैंने ये कोशिश की है कि आपको जो ये हिस्ट्री है, इतिहास है, वो एक कहानी के तरीके से बताई जाए, ताकि आपको फैक्ट्स रटने ना पड़े और एग्ज़ाम में आप याद रख पाएँ। तो आप मेरे को ज़रूर फीडबैक दीजिए कि मैं इस प्रयास में सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। क्या आपको समझ में आया या नहीं? मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ? जैसे मेरे को एक फीडबैक पहले मिला कि जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके पीडीएफ भी, जो मेन पॉइंट्स है उसका पीडीएफ भी अगर मैं स्टूडेंट्स को दे दूँगा तो रिवाइज़ करने में हेल्पफुल होगा। तो उसका प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है और आपको पीडीएफ भी जल्दी मिल जाएंगे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा गया। जब साइमन कमीशन के समय उन्हें लाठियाँ पड़ी थी तो उन्होंने कहा था, एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर कील की तरह साबित होगी। अच्छा, आप लोगों को मालूम है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी लगी थी वो किस लिए लगी थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जो कि उनको साइमन कमीशन पे के समय जो लाठियाँ पड़ी थी उसी वजह से हुई थी। उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने केसरी न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया था, उन्होंने एक नारा दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको मालूम होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट। बिपिन चंद्रपाल को फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया, भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के जनक के रूप में माना जाता है। उन्होंने वंदे मातरम नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया था। आंध्रा में स्वदेशी मूवमेंट वंदे मातरम आंदोलन कही गई। 1906 में पहला भारतीय झंडा फहराया सचिंद्र प्रसाद बोस ने कलकत्ता में, और फॉरेन सॉइल में भारत से बाहर भारत का झंडा फहराया भीकाजी कामा ने जर्मनी में 1907 में। अपनी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के हिसाब से अंग्रेज भारतीयों को खुश करने के लिए लाए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जिसको कांग्रेस ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उधर ईस्ट बंगाल में कुछ मुस्लिम लीडर्स मिले, उन्होंने जो बंगाल का जो पार्टीशन किया था लॉर्ड कर्जन ने, उसका स्वागत किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। और ये हुआ था नवाब सलीमुल्लाह की लीडरशिप में। कई बार लोग इस स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ से। जो जिन्ना थे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की थी, उन्होंने तो बाद में जाकर उसको ज्वाइन किया था। 10 साल बाद कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट, और मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन की बात कांग्रेस ने मान ली। अच्छा, ये ना कुछ मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं कि जैसे पृथक निर्वाचन, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हो सकता है मुश्किल लग रहा हो। ऐसे ही कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी जो आपकी लैंग्वेज है, वैसे तो मैं ट्रांसलेशन कर ही रहा हूँ, दोनों वर्ड्स बोल रहा हूँ, दोनों ही भाषाओं में बोल रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ जो आपका जो मीडियम है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ऐसे ही स्क्रीन पे भी जो लिखा हुआ आ रहा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी में जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। 1907 में कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, उदारवादी और अतिवादी लोगों में डिवाइड हो गई थी, लेकिन 1915 में वो फिर से जुड़ गई। हालांकि लीडर्स के काम करने का तरीका आखिरी तक अलग अलग रहा। जैसे तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 और 18 के बीच में गृह शासन आंदोलन चलाया, होम रूल मूवमेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। वो एक आयरिश महिला थी। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया, पहला विश्व युद्ध। भारतीयों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ये सोचकर कि उनकी जो स्वराज की डिमांड है वो हो सकता है ब्रिटिशर्स मान लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कुछ लोगों ने तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का भी प्लान किया। उसमें एक मशहूर हुई थी गदर पार्टी की गदर कॉन्स्पिरेसी। गदर पार्टी के फाउंडर थे लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भाकना। उन्होंने यूएसए में युगांतर आश्रम प्रेस खोली और हिंदुस्तान गदर नाम का एक न्यूज़पेपर भी निकाला। 1915 में आए मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के सफल प्रयासों के बाद भारत में वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे और उनके कहने पर भारत की यात्रा पर निकल गए, पूरे भारत की यात्रा।
मकसद था लोगों से मिलना, और क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है तो सबकी नीड्स भी अलग हैं, सबका सबका जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं वो भी अलग हैं, काम करने का तरीका भी अलग है। तो गांधी जी ये चाहते थे कि वो समझें, सबको समझें। कई बार तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर गांधी जी नहीं आते और बाद में सरदार पटेल, तो पता नहीं आज कितने सारे देश होते एक भारत की जगह, और हो सकता है आपस में ही लड़ाई होती रहती उनकी। खैर, गांधी जी ने ये यात्रा ऐसा नहीं कि सिर्फ यात्रा कर रहे हैं, लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो साथ साथ जहां भी कोई दिक्कत देखते थे तो उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते थे, सोचते थे कुछ तो मैं लोगों की मदद कर सकूं। उनका जो पहला प्रयास था वो था चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह, 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ। 3 कठिया सिस्टम के हिसाब से किसानों को अपनी ज़मीन के 20 में से 3 हिस्से, यानी 3/20 ऑफ लैंड में इंडिगो उगाना पड़ता था, और इंडिगो को अंग्रेज़ व्यापारी खरीदते थे। लेकिन उस समय में इंडिगो की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में नीचे होती जा रही थी, और फिर भी किसानों को फोर्स किया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था कि वो इंडिगो उगाएं। चंपारण सत्याग्रह को भारत का पहला सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा माना जाता है। उसके बाद गांधी जी ने खेड़ा में सत्याग्रह किया, और फिर अहमदाबाद में मिल वर्कर्स की एक हड़ताल को भी लीड किया। अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। अब 1919 में लेकर आए रोलेट एक्ट, जिसे गांधी ने ब्लैक एक्ट, काला कानून नाम दिया। इस एक्ट में पुलिस की पावर बढ़ा दी गई थी, जिसे बिना वारंट के अरेस्ट और बिना ट्रायल के डिटेंशन, यानी बिना जज के सामने पेश किए जेल में डाला जा सकता था। इस एक्ट के रिवोल्ट में, विद्रोह में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह लॉन्च किया। तो चंपारण में जो हुआ था वो पहला सत्याग्रह था इंडिया में गांधी जी का। लेकिन रोलेट एक्ट जो पूरे भारत में, जो पूरे भारत का सत्याग्रह हुआ पूरे भारत के लेवल पे, वो रोलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह था वो था। हर तरफ इस एक्ट के खिलाफ जुलूस निकलने लगे, रैलीज निकलने लगी, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जलियांवाला बाग। कुछ लोग मेरे से डिबेट करते हैं कि अंग्रेज़ जो भारत में आए अच्छा हुआ, उन्होंने काफ़ी चीज़ें, ये रेलवेज़ लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन बना दी, कानून नियम बना दिए। लेकिन मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, उनको जलियांवाला बाग याद दिला देता हूँ। कई जगह पढ़ोगे ना, खासकर जो इंग्लिश, जो ब्रिटिश ऑथर्स हैं, उन्होंने हिस्ट्री की किताबें लिखी हुई हैं, उन्होंने बेनिफिट्स बताए हुए हैं अंग्रेज़ी हुकूमत के भारत में, लेकिन मैं उनको नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि जो अंग्रेज़ थे वो भारत को सिर्फ लूटने ही आए थे। खैर, हर तरफ बहुत आक्रोश था। गांधी ने अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए टाइटल केसरे हिंद और टैगोर ने अपनी नाइटहुड सरेंडर कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को पहली बार महात्मा कहा था, और मोहनदास करमचंद गांधी अब महात्मा गांधी हो गए। कई सालों बाद सुभाष बोस ने गांधी को बापू कहा, और महात्मा गांधी बापू के नाम से जाने लगे। अंग्रेज़ थोड़ा झुके, ये जो जितनी विद्रोह हो रहा था ये जलियांवाला बाग के खिलाफ, उससे अंग्रेज़ थोड़े झुके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, भारत सरकार अधिनियम 1919 लेकर आए, जो कि मॉन्टेगू क्लेम्स फॉर्म सुधार पर आधारित थी। इस एक्ट से प्रोविंशियल काउंसिल्स, प्रांतीय परिषद बना दिए गए थे। इसे डायरकी बोला जाता है, द्विशासन, क्योंकि इसमें जो प्रोविंसेस को चलाने के जो सब्जेक्ट्स थे, जो विषय थे, उनको डिवाइड कर दिया गया था। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, यानी कि आरक्षित विषय, जो कि ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, जैसे फाइनेंस, डिफेंस, पुलिस, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, ये सब ब्रिटिशर्स के पास रिजर्व थे। और दूसरे थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, स्थानांतरित विषय, जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब भारतीयों के हाथ में थे। गांधी और कुछ बड़े लीडर्स प्रांतीय परिषद के इलेक्शंस में भाग लेने के बिल्कुल अगेंस्ट थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना चाहते थे कि भाई क्योंकि जो ब्रिटिशर्स इतना भारत को एक तरफ तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ऊपर से ये कैरेट ले आते हैं। 1920 में पूरे मुस्लिम समाज में खलीफा को हटाए जाने पर आक्रोश हो गया, और अली ब्रदर्स ने भारत में खिलाफत आंदोलन को लीड किया। गांधी के पास ये अच्छा मौका था भारत में हिंदुओं और मुस्लिम्स को जोड़ने का, और उन्होंने ऐसा किया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। मकसद था स्वराज और तरीका था बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना अंग्रेज़ी वस्तुओं को, अंग्रेज़ी इंस्टीट्यूशंस को, और जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी उनके नियम हैं, कानून हैं, जो मानव अधिकार के अगेंस्ट हैं, उन सब का बहिष्कार। इसी दौरान कांग्रेस ने स्वराज फ्लैग भी अडॉप्ट किया, एक तिरंगा जिसके बीच में चरखा था। बेंगाली वेंकैया ने इसे डिज़ाइन किया था। सरदार पटेल ने भी 1928 में बारदोली सत्याग्रह की बड़ी सक्सेस के बाद नेशनल लीडरशिप में अपनी एक पहचान बना ली थी। आज़ादी की लड़ाई का यह दौर था स्वराज का, यानी ब्रिटिश हुकूमत में रहकर ही भारत के लोग भारत के लिए किस तरह से नियम और कानून बनाएं, शासन प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन करें। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि यह स्वराज का नारा पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस में कैसे बदल गया और 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी कैसे पाई।